जी, हमारा टॉपिक जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स रोल इन अफगानिस्तान, अ पोस्ट एग्जिट पॉलिसी पर्सपेक्टिव 2001-20 20 इयर्स अमेरिका ने अफगानिस्तान में गुजारे। इस लेक्चर में मैं 3 चीज़ों पर फोकस करूंगी। ड्रॉ डाउन प्लान 2014 बाय बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप 3 ऑप्शंस फॉर एग्जिट, एंड जो बाइडन सडन एग्जिट इन अगस्त 2020। और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। ये सोचा जाता था कि इट वॉज पोस्ट दैट इट लुक्स अनलाइकली दैट जिस तरह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को अपनी पहली वॉर में जो कि उसने रशिया के ख़िलाफ़ लड़ी थी, उसमें रशिया जैसे ही एग्ज़िट किया था 1998 में, तो उसके बाद अमेरिका अनअटेंडेड अफ़गानिस्तान को छोड़ गया था। तो कहा यह जाता है कि इस सिलसिले में मैं कोटेशन दूंगी आपको। कोंडालीज़ा राइस जो कि फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट्स रही हैं अमेरिका की, उन्होंने अपनी बुक लिखे है जो कि नो ग्रेट ऑनर, बुक का नाम है नो ग्रेट ऑनर। उसमें वो ये लिखती हैं कि जब ये 9/11 का वाक़या हुआ तो उस किताब में वो ये लिखती हैं नो ग्रेट ऑनर में कि इट वाज़ अ बिग मिस्टेक फॉर अमेरिका दैट अमेरिका लेफ्ट अफ़गानिस्तान unattended after 1998, and now the result is 9/11 incident which America had to face. तो ये एक उनके ज़हन में था। कोंडलीज़ा राइस ने अपनी किताब में मेंशन किया कि अमेरिका ने इस बात को महसूस किया कि अफ़गानिस्तान को अनअटेंडेड छोड़कर उसने बड़ी गलती की है, और लगता ये था कि शायद अमेरिका अपनी मिस्टेक से फ़ायदा उठाएगा या अपनी मिस्टेक से लेसन्स लर्न करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और उसने अमेरिका ने जो है उस मिस्टेक से कोई फ़ायदा, कोई लर्निंग, कोई लेसन्स नहीं लिया, जिसकी रीज़न अभी हमें नज़र आ रही है कि अगस्त में सडन एग्ज़िट जो है वो अफ़गानिस्तान से लिया गया है। कहा यह जाता है कि अमेरिका ने 20 ईयर्स के दौरान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को ऑप्ट किया इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स और गेट देयर नेशनल इंटरेस्ट, जो भी उसका नेशनल इंटरेस्ट है उसको सेव करने के लिए। और 20 इयर्स अफ़गानिस्तान की नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में उसने जो स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसीज़ ऑप्ट की हैं उसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। कोऑर्डिनेशन डिप्लोमेसी, रीजनल अप्रोच, प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स, मिलिट्री एस्कालेशन मेथड यूज़ किए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट अप्रोच को इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल सेटलमेंट अप्रोच एंड स्टेटस को अप्रोच। बट द रिज़ल्ट क्या है? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। एज़ पर प्रॉमिस मैं अपने इस आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर को, जो कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस के इनखला से रिलेट कर रहा है, कि एब्रप्टली अगस्त के मंथ में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा और उसकी क्या रीज़न्स थी। जैसा कि मैंने पिछले अभी स्लाइड में आपको बताया है कि ये कोई पहली दफ़ा प्लान नहीं बना था कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकन और नेटो फोर्सेस जो है वो एग्ज़िट करेंगी, बल्कि इससे पहले ड्रा डाउन प्लान जो था वो बराक ओबामा ने 2012 में दिया था। एंड देन हमें यही बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में भी हमें ऑप्शंस जो हैं और टेबल टॉक एंड नेगोशिएशंस एंड एग्रीमेंट साइन होते हुए नजर आए हैं। और उसके बाद फिर हमें जो बाइडन जो करंट टाइम है उसमें जो एब्रप्टली जो है चीज़ों को लिया गया है, इस पर आज हमारे इस लेक्चर में जो है वो डिटेल में डिस्कशन करूँगी आपको। और इसके हवाले से भी ये भी बताती चलूँ कि ये टॉपिक आपके CSS एग्ज़ाम 2022 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट सिनेरियो है, इसमें आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी आपको काम आ सकता है। और आपका जो क्वेश्चन जो है उसमें मुख्तलिफ एंगल से जब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप मुख्तलिफ एंगल से इसको डिस्कस कर सकते हैं। इसमें मैंने इसी लेक्चर में आपको मैं रीजनल जो रेपरकशंस हैं, जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर जो इनका इम्प्लीकेशंस आएगा उसको भी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। तो काइंडली पूरा लेक्चर देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें रास्ते में मैं आपको कुछ स्लाइड्स भी साथ साथ दिखाती चली जाऊँगी, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आपको अंडरस्टैंड आप कर सकें। अमेरिका ने 2001 से 2020 के दौरान दुनिया की वाहिद सुपर पावर की हैसियत से अफ़गानिस्तान के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी पॉलिसीज़ को, मल्टी फेसेटेड पॉलिसीज़ को ऑप्ट किया और उनको इस्तेमाल में लाया। मकसद क्या था कि अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट को सेव करना था, और उसके साथ साथ उनका कहना यह था कि अफ़गानिस्तान की नेशन बिल्डिंग का काम जो है वो हम कर रहे हैं।
अमेरिका का अफ़गानिस्तान से ड्रॉ डाउन प्लान जो है 2014 में क्या था, 2012 में इसको किस तरीके से कंपोज किया और किसने दिया, बराक ओबामा ने दिया। और इस तमाम प्लान के बावजूद जो कि बराक ओबामा ने दिया एंड देन जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने भी इस ऑप्शन को डिस्कस किया और उसके बाद जो बाइडन ने इसको एब्रप्टली जो है वो टेक किया। इस तमाम सरमायाकारी भी होती रही, बिलियंस रुपीज़ भी लगते रहे, फोर्सेस मरती भी रहीं, सिविलियंस भी मरते रहे, कंट्रीज़ भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहे, रीजन्स के। इन तमाम के बावजूद इट्स अ रियलिटी दैट अफ़गानिस्तान आज भी अमेरिका के चले जाने के बाद जोन ऑफ वायलेंस, अनसर्टेनिटी, मिलिट्री इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री एंड रीजनल एक्सट्रीमिज़म का शिकार है। कोअर्शिव डिप्लोमेसी, रीजनल अप्रोच, pressurizing tactics, military escalation method, complete disengagement approach, political settlement approach and status quo approach। इन तमाम अप्रोचेस को यूज़ करने के बावजूद, मोर देन $1 ट्रिलियन को यूज़ करने के बावजूद, बहुत सारी फोर्सेस को मरवाने के बावजूद अमेरिका आज भी अफ़गानिस्तान को उसी लर्च में छोड़ा जिस तरह से अफ़गानिस्तान 1989 में जब पहली मरतबा जब जो पहली जंग थी जो रशिया ने के ख़िलाफ़ लड़ी गई थी और रशिया को इन्होंने यहाँ से निकाला और उसके बाद अमेरिका इसको अफ़गानिस्तान को छोड़ के चला गया, जिसका जिक्र मैंने शुरू में आपसे किया है कि अमेरिका के जो कोंडोलीज़ा राइस थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, उन्होंने ये कहा था कि इट वाज़ आवर बिग मिस्टेक टू लीव अफ़गानिस्तान अनअटेंडेड। और यही सूरत हाल अभी भी क्रिएट हुई है। और इस हिस्ट्री को अगर मैं दोहराऊँ आपको उसके साथ वियतनाम के साथ, तो वहाँ पर भी 20 ईयर्स का 5 अमेरिका के प्रेसिडेंट्स वहाँ से घूमे और 5 प्रेसिडेंट्स के दौर में वो वियतनाम वार चलती रही, 20 ईयर्स वहाँ भी गुजरे हैं। तो उसका एक अलग से लेक्चर बनाऊँगी वियतनाम के साथ, इसका कंपैरिजन कि किस तरह से सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ में वो वहाँ भी 20 ईयर्स अमेरिका गुजार के गया, यहाँ भी अमेरिका 20 ईयर्स गुजार के गया है। लेट्स सी आगे लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखलाक की बात जो है वो अचानक अगस्त के मंथ में बराक ओबामा जो बाइडन के जहन में आई और उसने फौरी तौर पर जो है वहाँ से अफ़गानिस्तान से अपनी फोर्सेस को बुलाने का फ़ैसला किया और ऐलान हो गया और उसके बाद फोर्सेस वहाँ से चली गई। बल्कि इससे पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट बराक ओबामा उन्होंने एक प्लान दिया था, ड्रा डाउन प्लान, जो कि 2012 से 2014 तक का था। ये ड्रा डाउन प्लान जो था 2012 से 2014 तक इसने रन होना था। इसमें हुआ क्या था कि बराक ओबामा ने जब एज अ प्रेसिडेंट काबुल को दौरा किया 2012 में और अफ़गानिस्तान से यूएस एग्ज़िट का प्लान जब दिया तो उसमें 20,000 से 30,000 फोर्सेस का कहा गया कि अफ़गान की सॉइल पर जो है उनकी मौजूदगी ज़रूरी है और उनको वहाँ पे 20,000 से लेकर 30,000 तक फोर्सेस जो हैं, यानी 20,000 या 30,000 फोर्सेस जो हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे रखी जाएंगी सर्टन पर्पस के लिए। वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन उसके साथ ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो एग्ज़िट होगा ये सडन नहीं होगा बल्कि ग्रेजुअल एग्ज़िट अप्रोच जो है वो यूज़ की जाएगी और उसके साथ ही एक कट ऑफ डेट अप्रोच जो है वो ऑप्ट की जाएगी। अब ये स्टेप्स थे जो कि ड्रॉ डाउन प्लान था बाय बराक ओबामा। अच्छा जी, प्रोबेबल थ्रेट परसेप्शन क्या था कि ड्रॉ डाउन होने के बाद फोर्सेस जब एग्जिट हो जाएंगे अफगानिस्तान से, ये 2014 की मैं बात कर रही हूँ कि 2014 का जो बराक ओबामा का प्लान था, मैं पहले उसको डिस्कस कर रही हूँ कि उसमें ये था कि जी अभी बाहर चली जाएंगी फोर्सेस चली जाएंगी, तो फिर थ्रेट सिनेरियो क्या बन रहा था, वो ये था कि हुकूमत अपनी कमज़ोर अमन-ए-आमा की वजह से जो है वो जल्द जो है वो इंसर्जेंट्स के सामने अपने आप को सरेंडर कर देगी और तालिबान को रोकना मुमकिन नहीं होगा। ये उस वक्त परसेप्शन लिया जा रहा था और आज आप देख रहे हैं जब मैं बात करी वो ठीक हुई है। एक और पोटेंशियल थ्रेट ये था कि अमेरिका और रीजनल पावर्स की जितनी भी कोशिशें, जितनी भी मेहनत है, जितना भी पैसा लगाया गया है, जितनी जानी माली नुकसान दिया हुआ है, वो सारे का सारा मिट्टी में मिल जाएगा अगर वही सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि 9/11 के वाक़ये से पहले थी और 2001 से पहले थी। और फिर ये था कि बराक ओबामा ने जो है कट ऑफ डेट जो दी थी उसमें ये कहा गया था कि जी आप
जो है वो इसमें जो है वो डायलॉग डिप्लोमेसी जो है वो स्टार्ट की जाए, कि डायलॉग जो है वो शुरू कर दें इनके साथ, तालिबान के साथ, ताकि इनको डायलॉग टेबल पर लाया जाए और मामला को जो है वो हल किया जाए और कोई एग्रीड अपॉन सोल्यूशन जो है वो टेक किया जाए। अच्छा, जो थ्रेट परसेप्शन डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में लाया था, उसमें 3 जो है वो थ्रेट्स जो है इंटरकनेक्टेड जो है वो थ्रेट्स हमें उन्होंने एनालाइज की, विजुअलाइज की। नंबर 1, जिसकी मैं पहले बात कर चुकी हूँ, 1 वीकर स्टेट विल अराइज। एग्जिट में विड्रॉ जब हो जाएंगी फोर्सेस, तो एक वीकर स्टेट जो है एब्रप्ट होगा, तो वीकर स्टेट सामने आएगी। नंबर 2, राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म होगा। वो किस लिए? क्योंकि वो पीछे उनको एक्सपीरियंस आ रहा था कि जब कुछ टाइम के लिए 90s में तालिबान बरसर हुकूमत आए थे, तो उन्होंने जिस तरह से बहुत ही कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ टुवर्ड्स फीमेल और टुवर्ड ह्यूमन राइट्स जो है वो ऑप्ट की थी, तो वो फंडामेंटलिज्म की तरफ वेस्ट और अमेरिकन कंट्रीज़, अमेरिका को जो है वो ये था, और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये था कि जी वही फंडामेंटलिज्म जो है वो राइज होगा। ये दूसरा थ्रेट था। तीसरा ये था कि ज़ीरो सम रीजनल पावर इक्वेशन आएगा, कि रीजन्स के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका आपस में जो है वो कोई पार इक्वेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अमेरिका खुद भी इस तमाम 20 ईयर्स के अरसे में ग्रेजुअली उसने इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया और इंडिया को ज़्यादा स्पेस दिया हर तरह से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम में, डेवलपमेंट प्रोग्राम में अफगानिस्तान के अंदर, इन ऑर्डर टू क्रिएट रीजनल, क्योंकि जो इंडिया की विश है कि जी मैं एक रीजनल पावर जो है वो सामने इस साउथ एशिया की रीजनल पावर मुझे डिक्लेयर किया जाए, वो उसके लिए जो है अपने आप को जो है विश करता रहता है। तो इसी चीज़ को उसने, अमेरिका ने अफगानिस्तान में इंडिया को ज़्यादा स्पेस दिया, तो पावर इक्वेशन जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो ये 3 चीज़ें जो थी वो थ्रेट परसेप्शन में आ रही थी कि इन केस ऑफ विड्रॉल जो है वो ये सामने आएगा, और वो विड्रॉल क्या हो, ग्रेजुअल नहीं होगा, अगर एब्रप्ट होगा, और वही हुआ, एब्रप्ट हुआ। अभी आपने देखा कि 28 अगस्त में अचानक जो है फोर्सेज जो है, पता चला जी अमेरिकन फोर्सेज जो है वो फ्लाइट कर रही हैं, और वो इतनी तेज़ी से फ्लाइट की उन्होंने कि उन्होंने जो उनके पास अवेलेबल बेस थी, बग्राम बेस जो थी, उसको उन्होंने छोड़ के एयरपोर्ट को, पब्लिक एयरपोर्ट को जो है वो हामिद करज़ई जो एयरपोर्ट था उसके एयरपोर्ट को उन्होंने यूज़ किया, जबकि कहा यह जाता है कि एग्जिट के लिए वो बग्राम जो है वो बेस को भी यूज़ किया जा सकता था, जो कि ज़्यादा सेफ थी उनकी, क्योंकि उनकी कस्टडी में थी, उनकी गार्ड्स भी थी। एयरपोर्ट के ऊपर तो वो ऑफ गार्ड पकड़े गए, जिसमें उन्होंने बम ब्लास्ट भी हुआ वहाँ पे, बहुत सारे 13 अमेरिकन फोर्सेज उनके फौजी जो है वो मारे गए, और सिविलियंस बहुत सारे मारे गए। और उसके रिएक्शन में जो है फिर अमेरिका ने जो है वो ड्रोन अटैक किया, जिसको उन्होंने पहली दफ़ा यूज़ किया वर्ड ओवर द होराइजन, OTH का वर्ड, एक फ्रेज़, नई बजिंग फ्रेज़ हम सामने आई। जब बराक ओबामा का जो प्लान था, ड्रॉ डाउन प्लान था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2012 से 2014 तक का एक ग्रेजुअल एग्जिट प्लान था, इस वजह से उसमें मुख्तलिफ प्लानिंग्स की गई थी, और उसमें कट ऑफ डेट जो है वो अप्रोच इस्तेमाल की जा रही थी, कि उस कट ऑफ अप्रोच के तहत जो है वो डायलॉग डिप्लोमेसी, करंट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है उसको डिस्कशन में ला रहे थे, और उसके मुताबिक सिचुएशन जो है वो हैंडल की जा रही थी, और फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन अफगानिस्तान में जो मौजूद थे उनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा, इसको कट ऑफ डेट के अप्रोच को के तहत जो है इनको डिस्कस किया जा रहा था, और फोर्सेस को इस कट ऑफ डेट के मुताबिक के जो प्लान था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा था। अच्छा जी, उसमें फिर क्या था कि बराक ओबामा ने कट ऑफ डेट अप्रोच जब दी, तो उसके मुताबिक उसने डायलॉग डिप्लोमेसी को स्टार्ट किया, और उसने कहा कि तालिबान को जो है वो डायलॉग टेबल पे लाया जाए, ताकि इनके साथ मिलकर कोई मुतफ़िका तौर पर जो है वो एक ऐसा प्लान जो है वो तैयार किया जाए जो तमाम रीजनल एक्टर्स को भी कबूल हो, और जो ग्रुप्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद, ताकि एक नेशन जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो सके अफ़गानिस्तान से फोर्सेस के जाने के बाद। तो उन्होंने वो डायलॉग जो है वो स्टार्ट किया उन्होंने, मगर इस सिनेरियो में करंटली जो सिनेरियो था, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, उसमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो सिक्योरिटी का थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो पीस एंड स्टेबिलिटी का थ्रेट है, सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो इकोनॉमिक जो है वो इंस्टेबिलिटी का थ्रेट है, ह्यूमैनिटेरियन जो है वो क्राइसिस क्रिएट होने का थ्रेट है, कि जी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो रहा है। और जो करंट सिनेरियो में जो मैं पिछले अभी कुछ दिनों पहले ही मैं इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसडर हैं अदीला राज, वो बैठी हुई हैं इस वक्त वाशिंगटन में अफ़गानिस्तान की एम्बेसडर के तौर पर अमेरिका में, लेकिन वो ये कह रही हैं कि जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस गई हैं और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके साथ कता ताल्लुक़ किया हुआ है, और उनकी बहुत सारी मीटिंग्स को उन्होंने कैंसिल किया है, रीस्केड्यूल करते हैं और कभी कैंसिल कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि अमेरिका जो है वो कहते हैं कि वी डोंट ट्रस्ट अमेरिका एनी मोर, हम अमेरिका पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी के हवाले से भी अदीला राज के जो कमेंट्स थे वो बहुत ही जो है वो
वो कैन से कि बहुत क्रिटिसिज्म था उनके अंदर कि जी किस तरह से उन्होंने अफ़गानिस्तान को जो है वो छोड़ा है, कि एब्रप्ट, जबकि वो विजुलाइज़ कर रहे थे कि एब्रप्ट विड्रॉल में जो है ऐसा तो नहीं था ना कि अब अमेरिका के लिए पहली दफ़ा ये बात हो रही थी। मैंने आपको बताया कि 2014 में जो है वो बराक ओबामा ने एक मुकम्मल प्लान दिया हुआ था। क्या वो प्लान अफ़गानिस्तान की अमेरिका वाशिंगटन की एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं था? क्या वो प्लान पेंटागन की डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नहीं था जिनको एग्जीक्यूट किया जा सकता था? बेशक उसको क्विकली कर लेते, 2 ईयर्स ना करते, मगर जिस तरह से अब्रप्टली किया है उसने अफ़गानिस्तान के लिए वो मिसाइल खड़े कर दी हैं जिनसे अमेरिका बचना चाहता था और लोगों को भी बचाना चाहता था। जी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्ज़िट प्लान उसके टाइम में डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पॉलिसी थी 2016 में जो उसने कैंपेन किया था, इलेक्शन कैंपेन किया था, उसमें उसने सबसे ज़्यादा जो है वो आउटर वॉर्स जो है अमेरिका की उनको क्लोज़ करने की बात की थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ऑप्शंस जो हैं अफ़गानिस्तान की यूएस एग्ज़िट की पॉलिसी के हवाले से जो है वो डिस्कस किए। उन 3 ऑप्शंस में नंबर 1 पे इंटीग्रेशन ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस, वो क्या थे? देखते हैं अभी इसको, मैं आपको मज़ीद बताती हूँ आपको डिटेल इसकी, कि ट्रंप की पहली ऑप्शन क्या थी कि वो इंटीग्रेशन ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस जो हैं उनको यूज़ करेगा। फिर कंडीशन बेस्ड अप्रोच उसने कहा इस्तेमाल की जाएगी, एंड देन उसने कहा कि रीजनल अप्रोच जो है वो भी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा जी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो 3 ऑप्शंस पॉलिसी थी, पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है बराक ओबामा के हवाले से कि उन्होंने प्लान जो 2014 का दिया था, और वो इतना अच्छा प्लान था कि इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है वो फोर्सेस ने एग्जिट होना था। फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो 2016 में जब उन्होंने अपने इलेक्शन की कैंपेन की थी, तो उनका सबसे बड़ा कैंपेन में यही पॉइंट था कि अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट वॉर्स हैं, एंड ही कॉल्ड इट देम यूजलेस वॉर्स, उसने कहा था कि मैं उनको कट ऑफ करूँगा, ख़त्म करूँगा। उसके लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशली 3 ऑप्शंस को जो है वो टेक किया था। उसने ये कहा, बराक ओबामा की हुकूमत के बरक्स, उसने ये कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस जो होंगी हम उनको इंटीग्रेट करेंगे और हम उनको यूज़ करेंगे। वट एवर ऑप्शंस विल बी अवेलेबल टू अस, वी विल यूज़ देम टू गेट आवर फोर्सेस आउट ऑफ अफगानिस्तान एज सून एज पॉसिबल। वो ऑप्शंस क्या थी? वो ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर भी हो सकती हैं, वो मिलिट्री ऑप्शंस भी हो सकती हैं, वो पॉलिटिकल ऑप्शंस भी हो सकती हैं, वो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस भी हो सकती हैं। लिहाजा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि वी विल यूज़ एवरी अवेलेबल ऑप्शंस टू गेट आवर फोर्सेस आउट ऑफ अफगानिस्तान एज सून एज पॉसिबल। ये तो था पहला उनका ऑप्शन जो वो यूज़ करना चाह रहे थे। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या था? कंडीशन बेस्ड अप्रोच। वो ये कह रहे थे कि हम किसी टाइम बाउंड अप्रोच जो कि बराक ओबामा ने दी है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि वी विल सी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम रिएक्ट करेंगे। ट्रंप ने ये कहा है कि एक बुक है जो लिखी है डॉबिन कैम्पबेल्स ने, 2019 में पेज नंबर 1 से 12 उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रिसिपिशियस यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान में उन्होंने ये लिखा है कि ट्रंप ये कहता है कि यूएस वुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑन द ग्राउंड, के ग्राउंड पे जो कंडीशंस होंगी अमेरिका उसके मुताबिक एक्ट करेगा, रादर देन आर्बिट्रेरी टाइम टेबल। किसी टाइम टेबल को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं ग्राउंड पे जो सिचुएशन होगी हम उसके मुताबिक वर्क करेंगे। और साथ ही कहता है डोनाल्ड ट्रंप, एनिमीज शुड नॉट और मस्ट नॉट बी अवेयर ऑफ आवर प्लान, कि दुश्मन को हमारे मंसूबों का पता नहीं होना चाहिए। उसका दूसरा ऑप्शन था जो उसने यूज़ करना था। तीसरा ऑप्शन वो ये कर रहा था कि अफगानिस्तान के इलाकाई मसाइल जो हैं, इलाके के जो लोग हैं, जो रीजन्स हैं, जो एक्टर्स हैं, रीजनल एक्टर्स हैं, उनको साथ मिलाकर और जो विद इन अफगानिस्तान जो ग्रुप्स हैं उनको मिलाकर जो है वो कोई एक नया अमल जो है वो तैयार किया जाए। और इसी की ये तीसरी ऑप्शन थी जिसके नतीजे में आपने देखा कि कतर में जो है अफगानिस्तान तालिबान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो उसी तीसरी ऑप्शन की सिनेरियो में जो है वो। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो पहले नंबर पे मैंने आपको डिस्कस किया बराक ओबामा को, फिर देन डोनाल्ड ट्रंप एंड देन जो बाइडन, जो जिन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है साउथ एशिया के अंदर, अफगानिस्तान से सडन पुल आउट किया है अपनी फोर्सेस को, और उस पर जितनी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ है उस पर उसने एक ही लफ्ज़ बोला, एक सेंटेंस का, उसने कहा कि नो वॉर कैन एंड विदाउट फेसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। जो बाइडन ने न सिर्फ ये कहा कि नो वार कैन एंड विदाउट फेसिंग एनी कॉम्प्लेक्सिटीज़,
साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो पुल आउट है, ये जो विड्रॉल है फ्रॉम यूएस फोर्सेस का अफगानिस्तान से, दैट्स अ लैंडमार्क सक्सेस इन यूएस हिस्ट्री विच नो नेशन हैज़ डन इन ऑल ऑफ इट्स हिस्ट्री। किसी कौम ने भी आज तक ये सक्सेस हासिल नहीं की होगी, जिस तरह नहीं किया होगा जिस तरह से अमेरिका ने किया है, एंड अमेरिका हैज़ डन अ ग्रेट थिंग। फिर वो कहता है कि नो नेशन बिल्डिंग वॉर्स, नो मोर नेशन बिल्डिंग वॉर्स बाय अमेरिका, एंड देन और कहता है कि क्लियर टारगेट्स एंड अचीवेबल गोल्स विल बी सेट फॉर फ्यूचर बाय यूएस एंड ओवर द होराइजन, OTH इज अ न्यू बज फ्रेज। इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगी आपसे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो बाइडन के टाइम पे। जो बाइडन ने जो है वो जिस तरह से एग्जिट किया है अफगानिस्तान के, जिस तरह से उसने एग्जिट किया, और उसने ये एक लाइन बोली है कि नो वॉर कैन एंड विदाउट फेसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। जितने भी उस पर तनकीद की गई तो उसने उसके जवाब में ये कहा कि जी किसी भी वॉर को हम बगैर किसी पेचीदगियों को फेस किए ख़त्म नहीं कर सकते। जो बाइडन ने ये कहा है कि दिस एग्जिट और द इवैक्यूएशन, जिसे वो केओटिक इवैक्यूएशन को सक्सेसफुल इवैक्यूएशन ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री करार दे रहा है। वो ये कहता है कि इट इज़ नॉट एन एंड ऑफ वॉर, इट इज़ एन एंड ऑफ इरा ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस टू रीमेक अदर नेशंस। दूसरी कौमों को, दूसरे कंट्रीज़ को रीमेक करने की जो अमेरिका की हिस्ट्री है, आज मैंने उस इरा को एंड कर दिया है। वी विल मेक नो मोर अदर नेशन बिल्डिंग्स, वॉर्स एंड रीमेकिंग एफर्ट्स जो हैं उनकी हम नहीं करेंगे। अमेरिका विल नॉट मेक दिस। ये सच है कि जो बाइडन के ऊपर तनकीद की गई कि 1 ट्रिलियन 20 साल के अंदर $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च और 2500 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजियों के मारने के बावजूद अमरीका अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम ना कर सका, और उसकी बनाई हुई हुकूमत जो कि 3 लाख फोर्सेस मौजूद थी उस वक़्त अमरीका में, अफ़गान नेशनल फ़ोर्स मौजूद थी जब तालिबान ने टेक ओवर किया है, और तालिबान और अमेरिका बैक्ड गवर्नमेंट मौजूद थी, लेकिन अमेरिका बैक्ड गवर्नमेंट अमेरिकन्स के निकलने से पहले ही निकल गई अफ़गानिस्तान से। ये तो स्ट्रेंथ थी वहाँ की इंस्टीट्यूशंस की, ये स्ट्रेंथ थी वहाँ की फोर्सेस की कि वो तेज़ी से उन्होंने अपने आप को लिक्विडेट किया। जो भी उनके सामने आया उन्होंने फौरी तौर पर उसके आगे सरेंडर कर दिया। जिसके ऊपर बाइडन ने ये कहा है कि सडन पुल आउट जो है उसको वो कहता है कि मैं विजुअलाइज नहीं कर सका कि 3 लाख फ़ौज जो कि अफ़गान फोर्सेस है जिनको हमने ट्रेनिंग दे रखी है कि वो इतनी जल्दी अपने आप को सरेंडर कर देंगी तालिबान के सामने। एंड ही सेड दैट आई वुड नॉट से कि हम तो ये समझते थे कि 3 लाख फोर्स जो है दैट वुड प्रूव अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी टू तालिबान, बट अल्टीमेटली दैट अजम्पशंस डिड नॉट टर्न आउट करेक्ट साबित ना हुई। और साथ ही फिर वो ये कहता है कि नो वॉर कैन बी एंडेड विदाउट फेसिंग एनी कॉम्प्लेक्सिटीज। और स्लोगन जो कि ट्रंप का था, बाइडन का नहीं था कि हम नो मोर वॉर फॉर मेकिंग अदर नेशंस, अमेरिका विल नॉट वेज दैट वॉर्स अगेन। ये वो कब बात थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने की, और अब बाइडन भी इसके ऊपर आ गए हैं। The most important topic, that is regional security concerns and implications, how the regional actors and the countries are going to play in the aftermath of US exit and NATO forces from Afghanistan. And who are these regional actors? Our own country, that's Pakistan, then India, China, Iran, Russia, and the Central Asian states as well, जो कि रीजनल एक्टर्स का रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहे हैं। सिंस रशियन इन्वेशन, USSR ने जब इन्वेट किया रूस अफ़गानिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर 9/11 के वाक़ये के बाद, वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद जो पाकिस्तान का रोल और फिर इंडिया और चाइना का रोल जो है करंट सिनेरियो में, जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू एमर्जिंग यूरेशिया, 2 स्टेट्स यूरेशिया की, रशिया और चाइना जो है वो टॉप पे आ रहे हैं। चाइना स्पेशली जो कि चैलेंजिंग कर रहा है अमेरिका को। तो इन रीजनल एक्टर्स की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान का जो है फ्यूचर जो है वो इस पोस्ट एग्जिट सिनेरियो में क्या होगा।
نہ صرف ریجنل ایکٹرز کا رول جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، بلکہ اگر یو ایس یہ سمجھتا ہے کہ ایگزٹ ہونے کے بعد اس کا کوئی رول نہیں رہ گیا اس کے اندر، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں جس میں وہ ریجنل سولوشن پالیسی کو ٹیک کر سکتا ہے، یونیلیٹرل اپروچ جو ہے وہ آپٹ کر سکتا ہے، جو کہ کرنٹلی میرے خیال اس نے وہی کی ہوئی ہے، پولیٹیکل سیٹلمنٹ اسٹریٹجی بھی ٹیک کر سکتا ہے، اینڈ اسٹیٹس کو پالیسی جو ہے اس کو بھی آپٹ کر سکتا ہے۔ سو دا ایگزٹ پاور جو ہے اس وقت یو ایس جو ہے اس کے پاس بھی آپشنز موجود ہے کہ وہ افغانستان کو کس سینیریو میں دیکھتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں تمام گروہوں کی نمائندگی کے لیے گروپس کو جو ہے وہ پریفر کیا اور ان کو سپورٹ کیا۔ ایون طالبان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے قطر کے اندر امریکا کا، اس میں بھی پاکستان کا کردار بہت اہم ہے۔ سو فار ایز انڈیا از کنسرن اندر ریجنل ایکٹر جو ہے، جو کہ جس کا کام اور جس کا کنسرن زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ اس ریجن میں اپنے آپ کو ایک ریجنل پاور جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کروائے، اس کے لیے اس نے 1979 ویسے تو انڈیا اور افغانستان کے تعلقات کو ہم سکندر اعظم کے ٹائم سے دیکھ سکتے ہیں، مگر 1979 سے آن ورڈ ہندوستان کا کردار بہت اہم رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس نے پاکستان کے خلاف بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے، امریکہ سے بھی امداد لیتا ہے اور وہ ٹیررزم کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور وہ بیٹ طالبان کے ساتھ بھی ہے، اور اس طریقے سے اس نے بہت سارا جو ہے وہ کام اپنا رول پلے کرتا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ نے جو ہے وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا کہ اس نے پاکستان جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹنر تھا اس کا اس ساری سلسلے میں، اس کی وجہ اس نے ہمیشہ افغانستان کے انڈیا کی سپورٹ کیا، اور انڈیا کو اس نے مختلف جو ڈیولپمنٹ اسسٹنس پروگرام تھے افغانستان کے، اس میں بھی لاکھوں پروگرامز جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ بلینز ڈالرز جو ہیں وہ ہندوستان بھی اس کے اوپر جو افغانستان کے اوپر خرچ کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا؟ ان آرڈر ٹو کریٹ سافٹ امیج امنگ دا افغانیز، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ اس نے، اور امریکہ نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ The major policy perspective to contain China's increasing role in the region، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات انڈیا کو سپورٹ کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ چائنا کے خلاف چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، کیونکہ اب کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے، پہلے ایک ٹائم تھا کہ جب کولڈ وار میں جو ہے وہ رشین کنٹینمنٹ ہوا کرتا تھا، اب چائنا کنٹینمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ امریکہ اختیار کرتا ہے کہ جی چائنا کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان کنٹینمنٹ کے حوالے سے شاید وہ کردار ادا نہ کر سکے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ جو ہے وہ بہت ایگزامپلری ہے، لہٰذا وہ ہندوستان کو اس سلسلے میں جو ہے وہ آگے رکھتا ہے، اور اس کو اس نے پروموٹ کیا، اور افغانستان میں بھی اس نے اسی لیے انڈیا کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹ جب افغانستان کے کروائے ڈیولپمنٹ کے اسسٹنس کے حوالے سے۔ تیسرا جو رول آ رہا ہے وہ چائنا کا ہے۔ چائنا اٹ سیلف از اے ویری پیسفل کنٹری، ان کا سی پیک کا منصوبہ ہے، ان کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI جسے ہم کہتے ہیں، وہ انیشیٹو ہے ان کا، وہ تو افغانستان کو پیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ افغانستان میں بہت ساری ڈیولپمنٹ اور اسسٹنس بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے پروجیکٹس کی کامیابی افغانستان کے اندر پیس پہ ہے، لہٰذا چائنا از اے گڈ پلیئر کہ وہ بہت اچھا پلے کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، پیس کریشن کے حوالے سے بھی۔ پھر ایرانین فیکٹر آ جاتا ہے۔ ایران افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ بارڈر رکھتا ہے، ایران کے لیے معاشی جغرافیائی انتہائی جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے افغانستان، اور ایران نے بھی $0.5 بلین افغانستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا ہے۔ پھر رشیا کی بات آ جاتی ہے۔ رشیا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا نے پہلے تو 1979 سے 89 تک جو ہے وہ اس نے افغانستان کے اندر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ ایک لڑائی رہی تھی جس کی وجہ سے جس کو ہم رشیا کو نکالا گیا وہاں سے، اور اس کے بعد پھر جب 2001 کے بعد جب وار آن ٹیرر کی بات ہوئی تو افغانستان کے اندر روس نے اہم کردار ادا کیا، ڈائلاگ ڈپلومیسی کیا، ڈیولپمنٹ کے اندر بھی کام کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ روس جو ہے ان تمام تر چیزوں کے باوجود تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی پالیسی کی طرف کام کر رہا ہے کہ دیکھیں امریکہ وڈرول کے بعد کس طرف جاتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو روس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بے شک اس کی انٹینشنز وہ کام کر رہا ہے، لیکن اس کی انٹینشنز جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہیں، کہ ویٹ اینڈ سی پالیسی ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور پھر جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ افغان پالیسی کے لیے فیوچر میں کیا پالیسیز جو ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ اب امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے، لیکن امریکہ کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں کہ ہاؤ امریکہ کین ڈیل ود افغانستان ایون آفٹر دا وڈرال، آفٹر دا ڈرا ڈاؤن پلان۔
अमेरिका ने 20 साल तक मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पर इख्तियार किया, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, और अमेरिका के मकासद में अफ़गानिस्तान के मकासद में जो था, अफ़गानिस्तान के अंदर जो था, प्रोटेक्शन ऑफ द अफ़गान पीपल था, मिटिगेशन ऑफ द थ्रेट ऑफ टेररिज्म था, पीस एंड स्टेबिलिटी था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिकन्स्ट्रक्शन, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, रीजनल, ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे। अब उसके लिए अमेरिका क्या कर सकता है कि रीजनल सोल्यूशन ऑफ पॉलिसी अख्तियार कर सकता है, रीजनल एक्टर्स जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं, वो उनकी सपोर्ट के साथ ये काम वो कर सकता है। उसके अलावा यूनिलेटरल अप्रोच जो है, जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ 2012 में एक एग्रीमेंट किया था, डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था, जिसमें उसने $52 बिलियन का जो है पैकेज जो है वो असिस्टेंस पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। उसमें वो यूनिलेटरली जो है वो अपनी इस फंडिंग को अफगानिस्तान को देकर उसके अंदर स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करवा सकता है। फिर पॉलिटिकल सेटलमेंट स्ट्रेटजी है या स्टेटस को पॉलिसी है। स्टेटस को पॉलिसी क्या होती है कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट आ चुकी है, तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, और ख़ुद अमेरिकन और नेटो फोर्सेस ने ये तस्लीम किया कि तालिबान पहले की निस्बत, पास्ट की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर उनको एक्सेप्ट करना, उनको रिस्ट्रक्चर, उनके इदारों को करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनके डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ से उनको डोनर जो फंडिंग आती है उसको कंटिन्यू करवाना, ये अमेरिका का ऑप्शन बनता है कि वो इसकी तरफ जाएं। वरना शायद दोबारा वही हालात हो जाएंगे जिसमें अमेरिका, जिस मकसद के लिए अमेरिका यहाँ पर आया और अमेरिका ने 20 ईयर्स तक काम किया, मगर वो मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा अगर वो पीसफुली आई हुई हुकूमत, अगर आपकी बनाई इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया है, वो अपने स्टैंड नहीं ले सकी, तो दैट मीन्स कि अब आप उनकी पावर को तस्लीम करें और आप उनको मोल्ड करें, ऑल आई ब्रांच जो है वो उनको दें। अब आप उनको पीसफुली आगे आने दें ताकि वो आपके दुनिया के साथ जो है उनकी पॉलिसीज़ के साथ आप पॉलिसीज़ भी दें, आप उनको असिस्टेंस भी दें, आप उनको जो है वो गाइड भी करें, ताकि वो एक अच्छी जो है वो हुकूमत जो है रीजन के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हो सके, जिसमें तमाम ममालिक के मकासद जो है वो हासिल किए जा सकें। अब क्वेश्चन ये आता है जो आखिर में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि वाई अमेरिका कुड नॉट ड्रा डाउन फॉर प्लान 2014, जो मैंने पहले बात की कि क्या वाशिंगटन के पास ड्रा डाउन प्लान नहीं था, क्या पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स में वो मौजूद नहीं था जो कि बराक ओबामा ने दिया था। हरी क्या थी, जल्दी क्या थी आपको। फिर एक और जो ऑब्जेक्शन आया कि बाग्राम एयरबेस जो थी वो जो कि एक सेफ थी, सिक्योर थी, जहाँ पर अटैक्स के कोई डर नहीं था, वहाँ से फ़्लाइट ली जा सकती थी अफगानिस्तान से अमेरिका को निकालने के लिए। वाई पब्लिक एयरपोर्ट जो है वो यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा थ्रेट और इतना बड़ा जो है वो धमाका और इतना बड़ा जो है वो हादसा हुआ। फिर तीसरी बात ये है, वाई इट इज़ सेड बाय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दैट टू स्टे 1 मोर मिनट। किसी ने पूछा, वहाँ के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके डिपार्टमेंट से पूछा गया कि अमेरिका को इतनी जल्दी किस बात की थी, वो आगे से ये कहते हैं कि टू स्टे 1 मोर मिनट इन अफगानिस्तान वाज नॉट पॉसिबल। अब क्या जल्दी थी, क्या मजबूरी थी, क्या मसला था उनको, तो जबकि सब चीज़ें विजुअलाइज हो रही थी कि ये सब चीज़ें आ जाएंगी, उसके बावजूद जल्दी हुआ। और साथ ये कहना कि टू स्टे 1 मोर मिनट वाज नॉट पॉसिबल इन अफगानिस्तान, ये अमेरिकन के लिए। मेरा ये सवाल है, इज़ इट नॉट द वेस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू स्टॉप फंडिंग अफगान ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब अफगानिस्तान के अंदर जितने भी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये क्या उनको रोकने से, क्या जो बिलियन डॉलर्स आप पहले उसके ऊपर खर्च कर चुके हैं, क्या ये उसका नुकसान नहीं है? क्या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को रोक कर आप ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के चैम्पियन बन सकते हैं? फिर व्हाट वर द पॉलिसीज अमेरिका डिड ऑप्ट while dealing with Afghanistan on Afghan soil from 2001 से 20 तो 2001 से 2020 तक अमेरिका किन पॉलिसीज़ और किन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो वॉच करता रहा और देखता रहा। और फिर वही बात आ जाती है कि जो बाइडन ने ये कहा था कि जी, मैंने किसी फौजी से पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए अफगानिस्तान में, उसने ये कहा था आई डोंट नो। और यही बात जब उसने एज अ वाइस प्रेसिडेंट जब उसने बराक ओबामा को कहा कि जी, आपकी फोर्सेस में जो फौजी हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो अफगान की सरजमीन पर क्यों मौजूद हैं, तो बराक ओबामा ने हंस कर ये कहा कि हमने अपनी वॉर को ऑटोमेटेड किया हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो है जिसमें मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हैं। पहला बताया आपको मैंने वॉर विद ड्रॉ डाउन प्लान 2014 गिवन बाय बराक ओबामा, फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप एंड देन फिर जो बाइडन, और उसके दरमियान में जितने भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, परसेप्शंस, थ्रेट परसेप्शंस थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, डेवलपमेंट असिस्टेंस थे, इंटरनेशनली जो क्रिटिसिज्म हुआ, और जो
पॉसिबल क्वेश्चंस रेज होते हैं इस विड्रॉल से, रैपिड विड्रॉल से, ये सारी मैंने इसमें डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स में सबसे पहले हम अपने कंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के हवाले से है। पाकिस्तान ने हमेशा से 2001 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के इस्तेहकाम की बात की है, क्योंकि हमसाया ममालिक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो पीसफुल होंगे, तो आप भी पीस में रहेंगे और आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल होगी। और ये वो बात है जो हम आम तौर पर अपने लिए भी कहते हैं कि आपका हमसाया और आपका इमीडिएट बॉस और आपकी पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर जो है, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों वो चीज़ें होती हैं जो लाइफ में इंसान को जो है वो डिस्टर्ब करती रहती हैं अगर ये अच्छी ना हो। तो इस सूरत में जो है वो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की हमेशा कोशिश बहुत अच्छी रही है कि वो हमेशा इसको पुरअमन देखना चाहता है। बहुत सारी अफ़गान जो है मुहाजिरीन को हमने काफ़ी सालों तक जो है उनको टेक केयर किया उनकी, और उनके मसाइल को देखने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया रूस को निकालने में। अच्छा जी, यूएस अफगान एग्जिट प्रोग्राम 2014 गिवन बाय यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इन 2012। जब उन्होंने काबुल का दौरा किया और उस काबुल के दौरे के दौरान उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की फोर्सेस अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगी एंड 2014 विल बी द लास्ट ईयर, और इस एग्ज़िट को एब्रप्ट नहीं होगा। ये एग्ज़िट जो है वो ग्रेजुअल एग्ज़िट अप्रोच के तहत किया जाएगा। बराक ओबामा ने ये कहा कि जब ये ग्रेजुअली एग्ज़िट होगा तो उसके साथ ही इट विल बी एंश्योर्ड दैट 20,000 or maybe 30,000 American or foreign forces will remain in Afghanistan in order to cater the training purposes of various institutions and the Afghan National Forces की जो ट्रेनिंग होगी उसको कंटिन्यू करने के लिए एक सर्टन नंबर जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर रखा जाएगा, और उसका मकसद ये होगा कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू रखेगा। और इसके साथ ही वो ये कहा गया कि जब ये इनखला होगा, जब ये एग्ज़िट होगा, 2014 की मैं बात कर रही हूँ, जब बराक ओबामा ने ये प्लान दिया तो उन्होंने ये कहा था कि उसमें फिर ये क्वेश्चन सामने आया कि मुख्तलिफ ग्रुप्स का क्या रोल होगा उसमें। इंटरनेशनल सिक्योरिटी ISAF इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्सेस का क्या किरदार होगा उसमें, नेटो किस पस मंज़र में काम करेगा, और रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या रिएक्शन होगा जब ये एग्ज़िट होंगे, तो उनका क्या रोल प्ले किया जाएगा। इसके लिए इस 2014 का जो 2012 से 2014 तक का जो एग्ज़िट प्लान था जो बराक ओबामा ने दिया था, उसके लिए उन्होंने कट ऑफ डेट अप्रोच भी इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था कि कट ऑफ डेट रखी जाएगी कि क्योंकि ज़ाहिर एक टाइम पीरियड स्केड्यूल दिया जाएगा, तो उस कट ऑफ डेट अप्रोच के साथ इन्होंने एक प्लान अटैच किया था। उन्होंने ये प्लान क्या अटैच किया था, उन्होंने ये कहा था कि जितनी भी फोर्सेस वहाँ इंटरनेशनल काम कर रही थी उनको ये गाइडलाइंस दी गई थी कि आपने 2014 तक हमने अपने एग्ज़िट को मुकम्मल करना है, तो उससे पहले आपने इसके ऊपर अमल करना है कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप जो वॉर है, जो मिलिटेंट के ख़िलाफ़ वॉर है, इंसर्जेंट्स के ख़िलाफ़ वॉर है, उसको आप ट्रांसफ़र करें अफ़गान नेशनल फोर्सेस को, उनको लीड दें इस लड़ाई में, ताकि हमारा इनखला जब हो तो दे शुड बी इन पोजीशन टू सिक्योर देयर सिस्टम और सिक्योर देयर कंट्री अगेंस्ट दीज इंसर्जेंट्स एंड मिलिटेंट्स। तो उसके लिए उन्होंने ट्रूप्स को ये कहा कि जी इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो किया जाए। फिर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ये प्लान 2012 में दिया, लेकिन इससे पहले ही 2011 में 650 अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो 650 के करीब अमेरिकी फौजी जो है वो अफ़गानिस्तान को उन्होंने छोड़ा, और ये ग्रेजुअली मामला जो है वो स्टार्ट हो गया। और साथ ये कहा गया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना लीड जो है वो वॉर की लीड जो है वो अफ़गान फोर्सेस को देनी शुरू कर दें, और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो आप ट्रेनिंग करते रहें इनकी, ताकि ये बेटर पोजीशन में हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो कि तालिबान से, इंसर्जेंट से जो है वो ये लोग लड़ सकें। अब इस ड्रा डाउन प्लान का जो 2014 में हो रहा था, इसके सिलसिले में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है, और साथ ये भी कहा गया था जो मैं मिस कर रही हूँ यहाँ पे, कि कुछ फोर्सेस ऐसी जो जैसे कि मैंने कहा कि 20,000 या 30,000 यहाँ पे रहेंगी, उनमें कुछ फोर्सेस ऐसी भी होंगी जो बहुत स्ट्रांग होंगे, जो बड़ी सीक्रेट होंगी। वो क्या करेंगी, वो एग्जीक्यूट करेंगी स्पेशल मिशन को अलकायदा नेटवर्क के खिलाफ काम करने के लिए। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या काम हो रहा था, शिकागो समिट जो कि नोटेबली इसको मेंशन किया जाता है कि 2014 का जो प्लान था उसको शिकागो समिट में काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली, और शिकागो समिट में ये कहा गया कि 2014 विल बी द लास्ट ईयर फॉर अमेरिकन फोर्सेस इन अफगानिस्तान, और 2015 में जो है वो
برطانیہ کی فورسز جو ہیں یہاں سے جو ہے وہ ایگزٹ ہو جائیں گی، نکل جائیں گی. تو اس طرح سے انہوں نے ایک طرح سے اس کو مائل سٹون ثابت ہوئی شکاگو سمٹ کہ جس میں امریکہ کی فورسز اور نیٹو فورسز کے نکلنے کی بات وہاں پر جو ہے وہ کی گئی. اور نیٹو فورسز جو افغانستان میں باقی رہ جائیں گی ان کا کردار کیا ہوگا، ان کا رول یہ ہوگا کہ دے ول ورک ایز اے سپروائزری رول پلے کریں گی. ٹریننگ پرپز کے لیے وہ وہاں پہ ایگزٹ کریں گی. Thank you very much watching this video. I would request all my viewers to subscribe and share my channel Knowledge versus Knowledge for more videos and more information. Thank you very much. Pakistan Zindabad.